चलिए अब हम लोग जॉन लॉरेंस तक दे चुके थे, तो हम लोग देखेंगे लॉर्ड मेयो को। लॉर्ड मेयो का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक कहते हैं इनको। इन्हीं के समय में वित्तीय विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। वित्तीय विकेंद्रीकरण मतलब स्थानीय स्तर पर भी संस्थाओं को पैसा भेजे जाने लगा था। ठीक है। इन्होंने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है। जो इंडियन स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण संस्थान, इसकी स्थापना भी की थी इन्होंने। भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना भी की थी इन्होंने। इन्हीं के समय में 1871 में, लॉर्ड मेयो के समय पर ही 1871 में प्रथम जनगणना देखने को मिलती है। प्रथम जनगणना देखने को मिलती है। इसलिए इनके कार्यकाल को मैं बताना भूल गया। 1869 से 1872 तक रहता है। ठीक है। इन्हीं के समय पर 1872 में एक कृषि विभाग की स्थापना हुई थी। कृषि विभाग की स्थापना शुरू हुई थी। ठीक है। इनकी हत्या, लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान निकोबार में कर दी थी। इनकी हत्या अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में एक अफगान के द्वारा। ठीक है। मेयो के बाद जो इम्पोर्टेंट वायसराय हैं उसका नाम है लॉर्ड नॉर्थब्रुक। नॉर्थब्रुक, इनको जानना है। 1872 से 76 तक मेयो को याद रखना है। अंडमान निकोबार में इनकी हत्या। ठीक है। इन्होंने जो मल्हार राव गायकवाड़ थे बड़ौदा के, उनको भ्रष्टाचार के आरोप में पदच्युत कर मद्रास भेज दिया था। ठीक है। 1872 में जब ये आए थे, उन्होंने तुरंत नेटिव मैरिज एक्ट, नेटिव मैरिज एक्ट लागू कर दिया था। ठीक है। जिसमें क्या हुआ था, इन्होंने अंतर जातीय विवाह को मान्यता दी थी। इन्होंने क्या किया था, अंतर जातीय विवाह को मान्यता दे दी थी। ठीक है। इन्हीं के समय में 1872 में भगत जवाहरमल का नाम याद होगा। पंजाब में कूका विद्रोह, पंजाब में जो कूका विद्रोह हुआ था, भक्त जवाहरमल, याद रखना। ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो आयकर था, जो इनकम टैक्स था, आयकर को समाप्त कर दिया। ठीक है। 1875 में इन्हीं के समय पर प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन इन्हीं के समय हुआ था। ठीक है। इन्हीं के समय पर सुएज नहर खुल गई थी। ठीक है। सुएज नहर खुलने से क्या हुआ, भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हो गई थी। तो नॉर्थब्रुक के बाद जो इम्पोर्टेंट बंदा है जिसको अपन को जानना है, वो लिटन। तो लिटन और रिपन दो बंदे हैं, इनको जानना है। इनमें से अपन पहले जानेंगे लिटन को। ठीक है। क्योंकि लिटन पहले आए थे, तो अब जाहिर सी बात है कि अपन को उनको पहले देखना है। लिटन जब वायसराय बन के आए तो उनका कार्यकाल शुरू होता है 1876 से लेके 80 तक चलता है। ठीक है। बहुत अच्छे साहित्यकार थे, इसलिए इनको ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता था। ओवन मेरेडिथ, ठीक है, इनका एक उपनाम था। इन्हीं के समय पर बॉम्बे, ठीक है, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब
और सेंट्रल इंडिया में अकाल पड़ा। काफ़ी बड़ा क्षेत्र ब्रिटिश भारत का प्रभावित हुआ था और इसी अकाल की वजह से 1878 में एक अकाल आयोग का गठन हुआ और ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था? रिचर्ड स्ट्रैची को इस अकाल आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है। इन्हीं के समय पर 1877 में दिल्ली में एक दिल्ली दरबार लगा। काफ़ी बड़ा भव्य आयोजन था। दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। इसी दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। ठीक है। इसने क्या किया, जो सिविल सर्विसेज थी, ठीक है, सिविल सर्विसेज में एज को क्या कर दिया था, 21 से घटाकर 19 कर दिया था, ताकि भारतीय लोग इस एग्ज़ाम को दे ना सकें। ठीक है। इसी ने बहुत ख़तरनाक काम भी किया था। 1878 में वार्नाकुलर प्रेस एक्ट, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी थी। वार्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया था इसने। ठीक है। इसी के समय पर शस्त्रों पर लाइसेंस लेना जरूरी हुआ था। 1878 में भारत शस्त्र अधिनियम, लागू कर दिया था। मतलब अब लाइसेंस जरूरी है, शस्त्र रखना है तो लाइसेंस जरूरी है। ठीक है। और इसी ने अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना अलीगढ़ में की थी। इसी के द्वारा की गई थी, लिटन नहीं की थी। ठीक है। तो लिटन के बाद हमें जो अगला व्यक्ति देखना है उसका नाम है रिपन। लिटन के बाद हमें जो देखना है वो रिपन को देखना है। रिपन है 1880 से 84 तक। ठीक है। थोड़ा सा उदार माना जाता है लिटन की तुलना में ये। इसने 1881 में, जो 1871 में जनगणना शुरू हुई थी, ठीक है, लॉर्ड मेयो के समय में, 1881 में इसने इसे नियमित करा दिया। अब हर 10 वर्ष में जनगणना होगी, नियमित जनगणना। तब से प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना कराई जाती है, वो रिपन की वजह से। ठीक है। 1881 में ही इन्होंने प्रथम कारखाना अधिनियम लेके आए थे। तो यही लेके आए थे, इन्होंने काम के घंटे निर्धारित करे थे। ठीक है। फिर 1882 में, जिसकी वजह से इसको जाना जाता है, इसने वार्नाकुलर प्रेस एक्ट, वार्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट था ना, उसको समाप्त कर दिया था। ठीक है। वित्तीय विकेंद्रीकरण के नियमित को नियमित रूप से चालू कर दिया, मतलब इसका नियमन कर दिया। वित्तीय विकेंद्रीकरण का नियमितीकरण, कि मतलब अब ये रहेगी ही, अब ये चलती रहेगी, एक अच्छी नीति है। ठीक है। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी इसने। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1882 में इसी ने शुरू की थी। तो इससे वित्तीय विकेंद्रीकरण को बड़ा फ़ायदा, वित्तीय विकेंद्रीकरण से इसको बड़ा फ़ायदा हुआ था। और 1882 में ही, ठीक है, एक शिक्षा आयोग गठित किया गया था, जिसको आप लोग हंटर कमीशन के नाम से जानते हो।
ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे विलियम हंटर, तो इसको हंटर कमीशन भी कहते हैं। ठीक है, इसी के समय में एक एल्बर्ट विधेयक पास किया गया था, एक एल्बर्ट बिल आया था। एल्बर्ट बिल क्या होता है कि भारतीय न्यायाधीश केवल भारतीयों की सुनवाई नहीं कर सकता, भारतीय न्यायाधीश अब यूरोपीय मुकदमों की भी सुनवाई करेगा। बड़ा इसका विरोध हुआ था। इस बिल का बड़ा विरोध किया गया था। ठीक है, बाद में से वापस लेना पड़ा था। तो इसे श्वेत विद्रोह के नाम से जानते हैं, एल्बर्ट बिल को श्वेत विद्रोह, क्योंकि अंग्रेजों ने कहा कि कोई भी भारतीय न्यायाधीश इतना योग्य नहीं है कि वो हम लोगों की सुनवाई कर सके, तो इसलिए इसको श्वेत विद्रोह। ठीक है, तो रिपन के शासनकाल को स्वर्ण युग माना जाता है। फिर रिपन के बाद अपन को जो पढ़ना है, जिसको जानना है, उनका नाम है डफरिन। हमें डफरिन को समझना है। ठीक है, डफरिन 1884 में आते हैं, रिपन 84 में जाते हैं और ये 88 तक रहते हैं। ठीक है, थर्ड एंग्लो बर्मा युद्ध, थर्ड एंग्लो बर्मा वार, जो 1885 में शुरू होता है और 88 तक चलता है। ठीक है, यहाँ पर बर्मा हार गया और बर्मा को भारतीय साम्राज्य में मिला लिया, बर्मा का विलय कर लिया इसके द्वारा। ठीक है, दूसरी चीज 1885 में कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, किसने की थी? A.O. ह्यूम के नेतृत्व में, A.O. ह्यूम के नेतृत्व में की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसी के समय पर 1885 में, ठीक है, 3 कृषक अधिनियम पारित किए गए। पहला बंगाल कृषक अधिनियम, बंगाल टेनेंसी एक्ट बोलते हैं इसको, बंगाल कृषि अधिनियम। दूसरा अवध कृषक अधिनियम, और जो तीसरा था वो पंजाब कृषक अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, तो डफरिन के बाद हमें जिस व्यक्ति को पढ़ना है उसका नाम है लैंसडाउन। लैंसडाउन 88 से 94 तक लैंसडाउन का टाइम है। इन्होंने डूरंड रेखा खींची थी। डूरंड रेखा, डूरंड रेखा किसके बीच माना जाता है? इंडिया और अफगानिस्तान के बीच मानी जाती है। ठीक है, इसी के समय पर 1891 में सम्मति आयु अधिनियम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एज ऑफ कंसेंट एक्ट, ये पारित हुआ और इसमें विवाह की आयु 12 वर्ष कर दी गई कि मिनिमम तो होनी चाहिए। लड़की की उम्र कितनी हो? मिनिमम 12 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा फैक्ट्री एक्ट। ठीक है, सेकेंड फैक्ट्री एक्ट आया। इसमें क्या किया गया? स्त्रियां 11 घंटे काम नहीं करेंगी। ठीक है, सप्ताह में 1 दिन छुट्टी, सप्ताह में 1 छुट्टी होनी चाहिए, इसकी बात की। ठीक है, इसी के समय पर भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट, भारत परिषद अधिनियम आया था 1892।
ठीक है। इसके बाद आए लॉर्ड एल्गिन। इसके बाद कौन आया? एल्गिन साहब आते हैं। तो चलिए एल्गिन को देख लेते हैं कि इन्होंने कौन से तीर मारे थे। एल्गिन आते हैं, इनको एल्गिन सेकंड कहते हैं, और ये 1894 में आते हैं और 99 तक रहते हैं। अब बड़ा इम्पोर्टेंट टाइम है एल्गिन के बाद, ठीक है। इन्होंने बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया था एल्गिन साहब ने कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1895 से 98 के बीच में अकाल पड़ा, बड़ा भयानक अकाल था, ठीक है। और 1897 में एक लॉयल कमीशन आया था इस अकाल की जांच के लिए। बस यही इनका योगदान था, इनको और कुछ करने को नहीं मिला। अब जो अगला बंदा आ रहा है उसने बहुत कुछ किया हुआ है, तो हम उस बहुत कुछ को समझेंगे। उसका नाम है कर्जन, ठीक है। कर्जन 1899 में आते हैं और 1905 तक रहते हैं, इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो कर्जन बड़ा एक इम्पोर्टेंट नाम है। कर्जन ने काफ़ी कुछ काम किया था, तो कर्जन से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा होती है, ठीक है। इन्होंने 1901 में एक अच्छा काम किया था, एक सिंचाई आयोग बनाया था। क्या बनाया था इन्होंने? इन्होंने एक सिंचाई आयोग का गठन किया था, ठीक है। आप पूछ लें इसका अध्यक्ष कौन था, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ, बड़ा नाम है इनका, सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ, ठीक है, ये इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। एक 1902 में एक पुलिस आयोग का गठन किया गया। 1902 में क्या आया? पुलिस आयोग का गठन हुआ, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा, पूछेंगे अध्यक्ष कौन थे। सर डब्ल्यू फ्रेजर, कौन थे? सर डब्ल्यू फ्रेजर, ठीक है। इसने सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में एक कॉलेज इसकी स्थापना की। क्वेटा में कॉलेज किसके लिए था? सैन्य अधिकारियों का यहाँ पर प्रशिक्षण होगा, ठीक है। 1902 में ही सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग, क्या इन्होंने विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। टॉमस रैले विश्वविद्यालय आयोग। तो 3 याद रखने हैं, टॉमस रैले को याद रखना है, सर डब्ल्यू फ्रेजर को याद रखना है, कॉलिन स्कॉट और मॉनक्रीफ को याद रखना है। ये 3 तो बड़े इंपॉर्टेंट है। अभी भी यहाँ रुक नहीं रहे कि जैसे ही आए थे उसके 1 साल बाद उन्होंने 1900 में एक अकाल आयोग का भी गठन किया था। तो बहुत सारे अकाल आयोग हो गए, कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, ठीक है। और उसका अध्यक्ष बनाया था इन्होंने मैकडॉनल्ड, पूरा नाम था एंटनी मैकडॉनल्ड। फिर 1904 में इन्हीं के समय पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास हुआ। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास हुआ था, ठीक है। 1904 में ही भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी।
ठीक है। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल नहीं है जो कलकत्ता में, वो 1904 में ही विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की भी स्थापना हुई थी। ठीक है। इसी समय तिब्बत में इन्होंने एक मिशन भेजा था 1904 में ही। 1904 में क्या हुआ था, तिब्बत में यंग हस्बैंड मिशन भेजा था, यंग हस्बैंड मिशन भेजा था। इन्हीं के समय पर पूसा में कृषि अनुसंधान केंद्र, दिल्ली पूसा में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई थी, और यहीं पर पूसा में कृषि बैंक की भी स्थापना हुई थी। ठीक है। 1905 में इनके समय पर ही रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था। ठीक है। और इन्हीं के समय में 16 अक्टूबर 1905 बंगाल विभाजन, ठीक है। बंगाल का शोक दिवस कैसे कहते हैं। गोखले ने करजन की तुलना औरंगजेब से की थी। ठीक, एक स्टेटमेंट है, मैंने आपको बताया है, अगर पूछ लें भाई दावे तो कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो करजन मेरे ख्याल में आपको याद रहेगा। करजन के बाद जो दूसरा जो वायसराय आया उसे कहते हैं मिंटो सेकेंड, लॉर्ड मिंटो सेकेंड। ये 1905 में आए और 10 तक रहे। अब कांग्रेस यहाँ पर ताकतवर बन के उभर रही है। इसी समय कांग्रेस में विभाजन होता है। 1907 में सूरत अधिवेशन होता है कांग्रेस का, और यहाँ पर कांग्रेस का विभाजन हो जाता है गरम दल और नरम दल में। ठीक है। 1909 में ये मार्ले मिंटो सुधार लेके आते हैं, मार्ले मिंटो सुधार। तो मिंटो कौन था, वायसराय था, याद रखना। मार्ले कौन था, भारत सचिव था, आप याद रखिएगा। ठीक है। इसी में मार्ले मिंटो सुधार में ही मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन, क्या हुआ, पृथक निर्वाचन की मांग की गई थी। ठीक है। 1909 में ही वायसराय की कार्यकारिणी में एक सदस्य जुड़े थे, भारतीय सदस्य। ठीक है। उनका नाम था एस.पी. सिन्हा। एस.पी. सिन्हा क्या हुआ था, वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल हुए थे। मिंटो के बाद जो नेक्स्ट है वो है हार्डिंग सेकेंड। 1910 में आते हैं और 16 तक रहते हैं। ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। 12 दिसंबर 1911, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जॉर्ज प्रथम का भारत आगमन याद रखना है। 1911 में ही दिल्ली को राजधानी बनाया, कलकत्ता नहीं रही अब, कलकत्ता से हटा दिया गया और दिल्ली राजधानी बनी। ठीक है। भारत की राजधानी क्या हो गई, दिल्ली हो गई। ठीक है। अगर डेट पूछें तो कब, 1 अप्रैल 1912 को लागू हो गया। 1911 में क्या हुआ था, घोषणा बनी कब, 1 अप्रैल 1912 में। ठीक है। जब हार्डिंग दिल्ली में एंट्री कर रहे थे, जिस समय हार्डिंग दिल्ली में एंट्री कर रहे थे, 23 दिसंबर 1912 हार्डिंग पर बम दिल्ली में प्रवेश करते समय मार दिया गया था। ठीक है। इन्हीं के समय पर
4 अगस्त 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वार की शुरुआत हुई। ठीक है। 1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना की गई। हिंदू महासभा किसने की थी? मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। ठीक है। 1916 में, बड़ा इम्पोर्टेंट है, इनको BHU का, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का कुलपति नियुक्त किया गया, कुलाधिपति नियुक्त किया गया। ठीक है। अब इनके बाद जो इम्पोर्टेंट हैं जिनको आपको पढ़ना है उनको, वो है चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड 1916 में आते हैं, गांधी जी से सामना होता है, बड़ा विचित्र सहयोग था इनके लिए। ठीक है। इन्हीं के समय पर तृतीय अफगान युद्ध शुरू हुआ। तृतीय अफगान युद्ध शुरू होता है। ठीक है। 1916 में पूना में प्रथम महिला विश्वविद्यालय, की स्थापना हुई। ठीक है। इन्हीं के समय पर SP सिन्हा, इन्हीं के समय पर कौन थे? SP सिन्हा। अब SP सिन्हा साहब क्या बन गए? गवर्नर बनने वाले पहले भारतीय। बड़ा इंपॉर्टेंट था, गवर्नर बने थे ये, पहले भारतीय थे। तो चेम्सफोर्ड के समय बने थे। ठीक है। कहाँ के गवर्नर बने थे? कोई पूछे तो बता देना कि बिहार के गवर्नर बने थे, बिहार के। ठीक है। इन्हीं के समय में 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। रॉलेट एक्ट। ठीक है। रॉलेट एक्ट के द्वारा क्या किया गया था? 1919 के अधिनियम के द्वारा क्या किया गया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। ठीक है। इन्हीं के समय पर 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था। इस अधिनियम में क्या किया था? प्रांतों में द्वैध शासन, ठीक है, और बजट संबंधी अधिकार भारतीय विधानमंडल को दिए गए। ये विधानमंडल को बजट संबंधी अधिकार दिए गए। इसके बाद जो अगला व्यक्ति है इम्पोर्टेंट, वो है रीडिंग। उसके बाद रीडिंग साहब आते हैं 1921 से 26 तक। ठीक है। अब 17 नवंबर एक इम्पॉर्टेंट डेट है 1921। प्रिंस ऑफ वेल्स, प्रिंस ऑफ वेल्स का क्या हुआ? भारत आगमन होता है और पूरे भारत में हड़ताल। ठीक है। इसके विरोध में क्या होता है? पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन किया जाता है। 1922 में विश्व भारती विश्वविद्यालय, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ठीक है। नागपुर और दिल्ली यूनिवर्सिटीज इन्हीं के समय में स्थापना हुई थी। ठीक है। इन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया था 1923 में। इन्होंने कहा था कि
अब ICS इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा अभी तक लंदन में होती थी, अब लंदन और भारत मतलब दिल्ली और लंदन दोनों जगह पर होगी। ठीक है, रीडिंग के बाद जो इम्पोर्टेंट बंदा था उसका नाम था इरविन। अब इरविन आए 1926 में आते हैं, 31 तक रहते हैं। ठीक है, शारदा एक्ट याद होगा आपको, इन्हीं के समय पर है। ठीक है, देशी रियासतों के संदर्भ में 1927 में एक बटलर समिति का गठन हुआ था। पूछा जाए किससे रिलेटेड है, देशी रियासतों से संबंध में रिलेटेड है। ठीक है, साइमन कमीशन इन्हीं के समय में आया था। ठीक है, इरविन के बाद आपको जिसको बड़ा इंपॉर्टेंटली याद करना है उसका नाम है वेलिंगटन। वेलिंगटन रोड भी है लखनऊ में, वेलिंगटन चौराहा है। नाम बदलना है तो वेलिंगटन चौराहे का नाम बदलिए। इन्हीं के समय में 1935 का एक्ट आया। ठीक है, बर्मा को भारत से अलग किया। ठीक है, 1934 में बिहार में भूकंप आया, इन्हीं का टाइम था। ठीक है, वेलिंगटन ने 1915 में कांग्रेस के अधिवेशन में भी भाग लिया था। कि अधिवेशन में भाग लिया था जब गांधी जी भारत आए थे। ठीक है, तो शारदा एक्ट इनके समय पर आया था, वेलिंगटन के समय पर। वेलिंगटन के समय पर क्या आया था याद रखना है, शारदा। ठीक है, शारदा एक्ट 1930 वाला था इसको। ठीक है, ये लागू हुआ, शारदा एक्ट लागू हुआ। शारदा एक्ट में क्या था, विवाह की आयु थी लड़की 14 साल की और लड़का 18 साल का। धीमे धीमे हम बढ़ा रहे हैं, पहले 12 थी अब 14 कर रहे हैं, अब 18 है। तो सुधार क्रमबद्ध करने चाहिए, मतलब बहुत तेज़ी से एकदम ही नहीं कर देने थे। फिर नेक्स्ट हम लोग को वायसराय याद करना है, लॉर्ड लिनलिथगो। लिनलिथगो बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, इसका टाइम याद रखना है 1936 से 43 तक, सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ था, कब हुआ था, 1939 से 45 तक चलता है। ठीक है, और अगस्त प्रस्ताव, बाकी इसके लिए करने को बहुत कुछ था नहीं क्योंकि उस समय वर्ल्ड वार चल रहा था। फिर आपको वेवेल को याद रखना है, वेवेल साहब आते हैं। वेवेल आते हैं 1944 से 47 तक रहते हैं। शिमला सम्मेलन इन्हीं के समय पर हुआ था। ठीक है, कैबिनेट मिशन, जिसमें कहा गया था कि भारतीयों को अपना संविधान बनाना चाहिए। और नौसैनिक विद्रोह जो मुंबई में हुआ था, मैंने आपको विद्रोह में बताया था, इनके समय पर हुआ था। फिर जो लास्ट बंदा था हमारा वायसराय, माउंट बेटन, ब्रिटिश भारत का लास्ट, स्वतंत्र भारत का पहला। ये 1947 मार्च में आते हैं और 48 तक रहते हैं।
ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले वायसराय और परतंत्र भारत के लास्ट। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय, क्वेश्चन आ जाए, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय या फिर अंतिम भारतीय वायसराय कौन थे, तो आप बताएंगे राजगोपालाचारी। अंग्रेज़ों की बात की जाए तो उस समय कौन था, तो यही लास्ट था और स्वतंत्र भारत का पहला वायसराय यही था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं हमको याद रखना है जो कि बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। माउंटबेटन के बारे में भी हमने बहुत सारी बातें की, लेकिन उनको हम विभाजन में समझेंगे। माउंटबेटन को बस आपको इतना याद रखना है, क्रम। ठीक है, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है भारतीय शिक्षा का उदय और विकास और प्रेस, इनको हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में।